सऊदी अरब का पाकिस्तान को 6 अरब का पैकेज देने का फैसला मईशत में बेहतरी ले आया। सरमायाकारों का मईशत पर इत्मीनान बहाल, स्टॉक मार्केट में तेजी, डॉलर नीचे आने लगा। इमरान खान का खिताब, कौम को सऊदी अरब के दौरे के हवाले से इत्मीनान में लिया। क्या तहरीक इंसाफ के फैसले मईशत को मुकम्मल बहाल कर सकेंगे? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असेंबली अंदलीब अब्बास से, साबिक वजीर ममलकत बराए खजाना राना अफजल खान से और सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम से। And a very warm welcome to the show। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ देर कबल कौम से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने मुल्क की मईशत की तबाही की वजूहात बताई हैं। उन्होंने साथ ही साथ अपोजिशन पे बड़ी कड़ी तनकीद की। कुछ अरसे से कुछ एनालिस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर ये तनकीद करते रहे हैं कि वो अभी तक अपोजिशन की मोड में हैं, उनको थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट लाइक ज़रूर होना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शायद उनकी तनकीद को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और जिस तरीके से उन्होंने बात की, खुलकर तनकीद की पास्ट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी और इस वक्त की अपोजिशन पे भी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपोजिशन इसलिए इकट्ठी हो गई है कि उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। जब हम 30,000 अरब के कर्जे का ऑडिट करेंगे तो उनका सब कुछ उनके जो मामलात खराब हैं वो सब सामने आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि हम NRO कर लें, जो हमने नहीं करना। कान खोल कर सुन लें, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आवाम से वादा करके आया था कि करप्ट लोगों को जेल में डालूंगा। यहाँ फालूदे वाले के अकाउंट से भी अरबों रुपए निकल रहे हैं। ये समझते हैं कि हमें डरा देंगे तो उन्हें NRO मिल जाएगा, किसी किस्म का NRO नहीं मिलेगा। दिस वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपसे थोड़ी देर पहले बेसिकली उन्होंने कहा कि वो खुशखबरी सुना रहे हैं, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कौम को कहा कि मुश्किल और कड़े वक्त के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आइंदा दिन कुछ मुश्किल हैं। मगर 6 महीने के बाद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी पैसा आने वाला है। ये बात उन्होंने तब भी की जब सैटरडे को उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात की। उस वक्त भी उनका कहना यही था कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे वो समझते हैं कि पैसा आएगा ज़रूर पाकिस्तान में, बट पेशेंस चाहिए 6 महीने के लिए। शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बेसिकली खुशखबरी सुनाए थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन डरा भी रहे थे अपोजिशन को। वो उसकी वजह शायद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है। देखिए, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर का अपोजिशन को इस वक्त डराना कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जिस दिन से ये हुकूमत वक्त जो है इसने बागडोर संभाली है, ये रवैया और इस किस्म के अंदिए और इस किस्म की जो थ्रेट्स हैं वो बड़े फ्रीक्वेंट बेसिस पे कभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कभी आपके फेडरल मिनिस्टर्स की तरफ से आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी पार्टी का मिजाज है और शायद ये समझते हैं कि इनका वोटर जो है वो इससे जो है वो राज़ी होता है, स्पेशली व्हेन पहले 60-62 दिनों के अंदर लोग काफ़ी सारे नाला हैं बिकॉज ऑफ द एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, बिकॉज ऑफ महंगाई, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। तो वो शायद ये समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो थ्रेट कर रहे हैं, एक बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर कोई आदमी वादा करके आया है तो अगर वो कहता है कि मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर पूरा करें। मगर ये ज़हन में ज़रूर रखें कि चोरों को पकड़ें, डाकुओं को पकड़ें, चोरी और डकैती रोकें, मगर सिस्टम को भी चलाना है साथ साथ। कोई भी कारोबार सिर्फ इसलिए नहीं पनपता और ग्रो करता जस्ट बिकॉज आप उसमें चोरी रोक देते हैं। चोरी इज जस्ट रोकना इज वन पार्ट ऑफ दैट होल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपको कारोबार, आपको वो सारा बिजनेस, आपको वो सारा जो प्रोजेक्ट है उसको रन भी करना है। सो मुल्क भी चलाएं साथ। चोरों को पकड़े, क्रिटिसाइज नहीं करें। हाँ, चोरों को पकड़े, बिल्कुल पकड़े। हम कौन सा आदमी है, कौन जी शऊर आदमी होगा इस मुल्क में कि अगर आप किसी असल डाकू या असली चोर को हकायक पे मबनी तहकीकात के तहत पकड़ के अंदर कर दे, तो कोई ज़ही शऊर आदमी है जो कह सकता हो कि आपने इसको क्यों पकड़ा? अभी जिन लोगों को पकड़ा हुआ है, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत का बनाया हुआ कोई मुकदमा नहीं है ना आपका या कहीं और, लेकिन अभी जो लोग पकड़े गए हैं या
अभी रिसेंट पास में पकड़े गए हैं या दोबारा पकड़े जा सकते हैं, ये ठीक हो रहा है आपकी नजर में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस? कई काम ठीक हो रहे हैं मगर गलत तरीके से हो रहे हैं। मसलन देखें, कई दफ़ा वो एक छोटी सी मिसाल है, वो ये कहते हैं कि आपने मियाँ शहबाज शरीफ को नैब ने, वो मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहे थे, ठीक है, वो मुल्क के अंदर थे। नैब की जो अरेस्ट लॉज हैं वो बड़े क्लियर हैं, उनमें बहुत से फेजेस हैं और उन फेजेस तक इंतजार किया जाता है बंदे को अरेस्ट करने से पहले। आपने उनको बुलाया बैठा लिया, नो लव फॉर शहबाज शरीफ, मगर असूल की बात जो है वो यही है। तो लोग उसकी वजह से क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ कि परवेज खटक के ऊपर भी केस है, अलीम की केस है, उनको क्यों नहीं बिठाया जा रहा। सो वो ये भी एक इस किस्म की चीजें सामने आ रही। और सही या गलत का फैसला मेरे ख्याल में अब मुझे या इमरान खान या किसी और तीसरे आदमी को छोड़ के हम इदारों की तरफ देख लेते हैं ना, जिन्हें उठाया है उनकी कैपेसिटी और हम छोड़ देते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि जब तक वो कुछ कर नहीं देते तब तक आपके मुबाहिसों में ये बहस और ये लड़ाई चलती रहेगी। जो उनके चाहने वाले हैं वो कहेंगे गलत हो गया, जो नहीं चाहने वाले वो कहेंगे ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ अगर किसी चोर को पकड़ा जाए तो जरूर पकड़ा जाना चाहिए, किसी को भी हक नहीं है कौम के पैसे चुराने का। नंबर 2 जो आपने बात की, खुशखबरी, $6 अरब, $6 अरब में से देखें $3 अरब तो उन्होंने कहा कि हम आपके अकाउंट में रख देंगे, ठीक। $3 अरब का उन्होंने कहा कि वो आपकी डिफर्ड पेमेंट्स है, जो आपका 1,10,000 बैरल पर डे आपकी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की तेल की जो है, जो कि लगभग पूरे 1 महीने की बन जाती है $3 अरब के बराबर बन जाती है। तो वो उन्होंने वो जो बाकी $3 अरब है वो आपने उन डिफर्ड पेमेंट्स के हवाले से इन्होंने कहा कि जी हम वो $6 अरब बनता है इस तरीके से। चले कुछ भी है, ये जब हमारा प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे मुल्क की कॉन्फ्रेंस में ये कहेगा जाके कि वी आर डेस्परेट, द वर्ड ही यूज्ड वाज डेस्परेट, तो उस डेस्परेशन का आई मीन आई डिड नॉट लाइक माय प्राइम मिनिस्टर should be using this word on the international stage. But are we desperate? We are, लेकिन बताने की जरूरत नहीं। We are desperate. आपका क्या ख्याल है, वो जो पैसे देने वाले होते हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को देखे बगैर हमारे they know everything. Right. See, okay, anyway, चलें खैर ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं। I didn't like it personally. ठीक है। ठीक। उन्होंने आपको $3 अरब डिफर्ड पेमेंट्स के और 3 आपके अकाउंट के दिए हैं। अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चाइना भी इनकी किसी तरीके से, और मेरा ख्याल है वो कुछ हेल्प करेंगे, बट इसके बावजूद IMF के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो डेफिसिट $18 बिलियन का है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब लोग क्यों ये खुशखबरी मैं इसलिए कहता हूं कि जहां एक दिन पहले आप कह रहे हैं कि हम डेस्परेट हैं, हालात बड़े खराब हैं, वहां $6 बिलियन खुशखबरी हो सकती है। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। आई कम टू यू राना साहब। बहुत सारी बातें की हैं प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन खुशखबरी से शुरू कर लेते हैं। $8 बिलियन का जो डेफिसिट है उसमें प्राइम मिनिस्टर सारा का सारा इल्जाम आपकी गवर्नमेंट पे और पास गवर्नमेंट्स पर डालते हैं। क्या ऐसा किया आपने कि इतना बोझ पड़ा है इस हुकूमत पर? हमने जो सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा $18.5 अरब के रिजर्व छोड़े इस हुकूमत के लिए। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने, जाने वाली हुकूमत ने आने वाली हुकूमत के लिए नहीं छोड़े थे। हमें $6 अरब के रिजर्व मिले थे। हमने बहुत बड़ी दूसरी गलती ये की कि हम $10-12 अरब IMF को वापस दे देते और इनको वही $6 अरब देते जो हमें मिले थे, और फिर मैं देखता कि ये मईशत कैसे चलाते। $18.5 अरब 4 महीनों में, 4.5 महीनों में कहाँ चले गए, इसका ऑडिट होना चाहिए कि $18.5 अरब 4 महीनों में, 4.5 महीनों में। राना साहब, ये बड़ी अहम बात है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें, लेकिन मुझे क्विक ब्रेक पे जाना पड़ा। आई कम बैक और यहीं से बात का आगाज करेंगे, क्योंकि राना साहब कह रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों का जिक्र कर रहे हैं। वी विल आस्क हिम आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। राना साहब, वक्फे पे जाने से पहले आप हमें कह रहे थे कि आपकी हुकूमत ने गलती ये की कि इतने भी रिजर्व्स छोड़ गए PTI के लिए। खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि करप्शन को बचाने के लिए अपोजिशन जल्द से जुलूसों की तैयारी कर रही है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने कौम को कर्जों के बोझ तले दबाया। अब सर, ये बात तो सच है, सिर्फ आपकी हुकूमत ही नहीं, उससे पहले भी ये कर्जे तो पिछली हुकूमतों के लिए हुए हैं।
देखें कर्जे जो हैं ये इनका आजकल लगता है ताल्लुक जो है ना असद उमर के साथ कोई ठंडा जा रहा है, वरना वो इनको बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हर बजट जो होता है वो डेफिसिट बजट होता है और 4-5 अरब का हर साल डेफिसिट बजट होता है। आप अपना बोझ नहीं उठा सकते या आप टोटल डेवलपमेंट पैकेज को बंद कर दें। तो हर साल जब 4-5 अरब डॉलर का डेफिसिट बजट होगा तो हर हुकूमत 20-25 अरब डॉलर ऐड करके जाएगी। फिर जो जिन कर्जे ये गिनती शुरू की है इन्होंने 70 की दिहाई से, तो उस ज़माने में डॉलर शायद 20-25 रुपए का था, 30 का होगा। आज वो डॉलर जब 133 का हुआ तो वो उस वक़्त के कर्जे वैसे ही 5 गुना हो गए। तो ये इस किस्म की जो गुफ्तगू फरमाते हैं सिर्फ सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बात करते हैं, और करप्शन की भी जो ये बात करते हैं। आज इन्होंने खुद अपनी बात को निगेट किया कि हमने तो कोई केस रजिस्टर नहीं किए। तो फिर जितने ये केस चल रहे हैं क्या ये साबित नहीं करते कि साबका हुकूमतें भी करप्शन का एहतसाब करना चाहती थी? अगर साबका हुकूमतों ने ये केसेस बनाए हैं। राना साहब, आप लोग तो बार बार ये कह रहे हैं, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने भी आकर पार्लियामेंट में यही कहा कि पीटीआई नैब के थ्रू मुझे टारगेट कर रही है, लेकिन इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे बनाए हुए मुकदमात तो नहीं है, ये तो आपकी ही हुकूमत के जमाने में बने हैं मुकदमात। ये जो मुकदमात अभी ये जो कंपनीज के केसेस आए हैं ये पुराने केसेस नहीं हैं। अगर नैब इतना ईमानदार इदारा है तो जिस तारीख को जो केस फाइल हुआ था उस तारीख से पुराने केसों को शुरू कर दे। बाबर अवान का केस पुराना है, मुशर्रफ के ऊपर हमने केस दायर किया, जरदारी साहब के मामलात हैं जो वो कहते हैं नवाज शरीफ ने केसेस किए हैं, अलीम खान का है, अभी आपको परवेज खट्टक के हैं, आपके स्पीकर पंजाब असेंबली के हैं, ये पुराने केसेस हैं। ये जो 56 कंपनियों के आप केसेस खोल रहे हैं तो बिल्कुल नए केसेस हैं। तो अगर नैब ने अब कोई मेरिट का कोई क्राइटेरिया कोई पैमाना रखना हो तो इसी तरह से मैंने इन्होंने जो बात की कि जी एनआरओ ये करना चाहते हैं। एनआरओ तो दोनों पार्टियों ताली दो हाथों से बचती है। अगर डिक्टेटर का इंटरेस्ट होता है तो एनआरओ होता है, वरना एनआरओ नहीं होता। और डिक्टेटर का इंटरेस्ट था जब एनआरओ हुआ, तो ये क्या डिक्टेटर है? इसके पास कौन जाएगा एनआरओ करने के लिए? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्बोसिटी, अब मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करके कि ये सब चोर हैं। अब जाके इन्होंने बैरून मुल्क जो बातें की, क्या वो नहीं जानते कि इनका क्या कैरेक्टर था? इनके टेबलॉइड्स में किस नाम से खबरें छपती थी? ये किस कमाश के मालिक थे? दूसरों को गाली निकालना बड़ा आसान है, हम तो कोशिश करते हैं पाकिस्तान थोड़ा सा हम अपने अल्फाज का बिल्कुल ख्याल से कर लें। प्राइम मिनिस्टर भी इंसान होता है और ओपिनियन है, ऑपोजिशन लीडर भी इंसान, ओपिनियन कुछ और होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऑपोजिशन लीडर भी इंसान होता है और उतना ही रिस्पेक्टेबल होता है जितना प्राइम मिनिस्टर होता है। हम मजबूर होके हम उस लेवल पे आते हैं, हम मजबूर हो के उस लेवल पे आते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद गए सऊदी अरब, उन्होंने वहां पे इंटरव्यू भी दिया, सवालों के जवाब भी दिए, उस पर आपने इतराज किया, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकला, जो सऊदी अरब से एक उम्मीद मिली है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा खुशखबरी है, चलिए मुझे एक सेकंड अच्छी डेवलपमेंट है। मेरे एक सेकंड, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अवाम के हमेशा से रिलेशन है। सऊदी अरेबिया ने इमरान खान को पैसे नहीं दिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अवाम को पैसे दिए हैं, पहले भी दिए हैं। जो हम वाह वेला कर रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, वो अगर ये और थोड़े टसवे बढ़ाते शायद इनको और भी पैसे मिल जाते। लेकिन ये डील आपको पार्लियामेंट में लानी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये किन कंडीशंस में मिले हैं, क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये अवाम का राइट है और अवाम को जानना चाहिए, और ये पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए कि हमें कोई कंडीशनैलिटीज क्या हैं इसके साथ। सबसे बेस्ट पार्ट जो इस डील का है, हमारे सी पैक की एक्सटेंशन है कि हमने 2 नई रिफाइनरीज लगानी है। वो मैं समझता हूं कि वो लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर वो रिफाइनरी लग जाती है तो वो रिफाइनरी आपको जिंदगी भर के लिए इनकम देगी। ये जो कर्जे हैं, ये आप समझ लें कि जो आपके सर पे छुरी लटक रही थी वो 6 महीने आगे चली गई है। राइट राना साहब, आई कम टू दिलीप अब्बास साहब, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट, आप दोनों से मैं ये कहूंगी कि ये बड़ा रिफ्रेशिंग होता है हमारे जैसे लोगों के लिए, जब हम सिर्फ बात सुनने के लिए होते हैं कि एग्जैक्टली मुझे याद है कुछ अर्से पहले सऊदी अरब से पैसा आया था और ये लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बताएं, और आप लोग नहीं बता रहे थे। आज मुझे खुशी है कि आपने कहा कि इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, नहीं है, लेकिन लगता है कि गवर्नमेंट की सीट पर स्टेटमेंट वही होती है। 2014 के अंदर 1.5 मिलियन डिपॉजिटेड इन द रिजर्व्स। वो गिफ्ट था और ये आपके लिए उन्होंने डिपॉजिट रखा। शायद इनको भी गिफ्ट मिल गया।
पता नहीं ये खर्च भी कर सकते हैं we'll come to this now. वो पूछ रहे थे अंजलिक साहब से, सऊदी अरब की जानिब से फौरी तौर पर $3 अरब का कर्ज और $3 अरब का सालाना उधार पर तेल देने का फैसला है। पाकिस्तानी मईशत के लिए यकीनन अच्छी खबर है। मईशत के जवाल की वजह से हुकूमत और पाकिस्तान का रुपया दोनों दबाव का शिकार थे। आज हमने गुड न्यूज देखी, मार्केट में भी डॉलर की कीमत जो थी, जो बहुत बढ़ रही थी, वो भी ₹1 कुछ पैसा कम हुई है। ₹1.92 की कमी हुई है। 132 रुपए इस पैसे का हो गया है डॉलर, जिससे हुकूमती कर्जों में 180 अरब रुपए की कमी हो गई है। स्टॉक मार्केट में 1555 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 39,046 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में 271 कंपनीज के हिस्से में इजाफा हुआ है। अली अब्बास साहिबा, यकीनन गुड न्यूज तो है, लेकिन प्लान आगे क्या है? अभी आप शेख वकास साहब ये कह रहे थे कि इन दी एंड जाना तो आपको IMF के पास ही पड़ेगा। मैं 2-3 चीजें क्लेरिफाई कर दूं, और मेरे कॉलीग जो राना साहब हैं शायद इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत जानते हो। रिजर्व्स जो होते हैं ना, रिजर्व्स, हाँ, वो ये जो कह रहे हैं हाईएस्ट रिजर्व्स, फाइनेंस कमेटी के आपको याद होगा, फाइनेंस मिनिस्टर भैया। सो ये, और मैं अपनी नाजरीन को भी बताऊं, रिजर्व्स के अंदर, इनके रिजर्व्स के अंदर 70% कर्जे थे। सो ये नाजरीन आप ये जान लें कि जो रिजर्व्स होते हैं ना, उसमें हम बोरो करके जहां मर्जी ले जाएं, कर्जा पड़ा हो तो आप दिखा देते हैं कि रिजर्व्स होते हैं, तो उसके अंदर जरा एग्जामिन कर ले और मेरे पास आ जाए अपनी बैलेंस शीट लेके, आई कैन हैव अ डिस्कशन विद हिम। नंबर 1। दूसरी बात जो आप इन्होंने कही कि जी आपने ये केसेस वेसेस, मुझे वैसे क्लियर आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आपके कमेंट से मुझे पता चला। आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी परसों ये बयान दिया है कि जी मेरे केसेस तो सारे नवाज शरीफ ने किए हुए हैं, ये परसों बयान दिया उन्होंने। और इनके केसेस जो 56 कंपनियां हैं वो सारी की सारी तो इनके जमाने में आई। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे। इनको आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने बुलाया और चीफ जस्टिस ने कहा साफ पानी कंपनी पे, और वो केस अभी चल रहा है, कि उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए आपने लगा दिया शहबाज शरीफ साहब इस कंपनी में, एक बूंद साफ पानी नहीं दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत सख्त और गलत किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने ये अल्फाज इस्तेमाल करने तो आप वापस चले जाएं। तो ये केसेस जो है, ये बात खुद ही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ लूंगा, सबको जेल में डालूंगा, वो खुद ही मैं खत्म कर लूं ना। तो अब बात यह है कि हमने तो अभी केसेस, इनकी सारी ऑडिट्स चल रही है, FIA ने नाम दिए हुए हैं, सब कुछ अभी इन प्रोसेस है। हमने तो अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, हमने तो अभी कोई केस अभी करना है। ये तो वो केसेस हैं जो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पे किए हुए, और जरदारी साहब ने जो है वो मान भी लिया, और इनके केसेस तो बहुत पुराने चल रहे हैं। हम भी तीसरी बात, मसला ये हो गया है कि ये जो $6 बिलियन की आप बात करें और IMF की बात करें, IMF का आप गूगल करें ना फरिया, तो IMF की डेफिनेशन में लिखा होता है द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये होता है। IMF के पास कंट्रीज जाती हैं, लेकिन उनका आप हमेशा याद रखें कि जब कोई और ऑप्शन ना हो तो सारी कंट्रीज फिर उनके पास जाती हैं। हमारी कोशिश ये थी कि हमें IMF के पास लास्ट रिजॉर्ट जाना पड़े, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी ना हो कि उनकी कंडीशनैलिटीज इतनी बड़ी ना हो। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें रिलीफ मिली है सऊदी अरब से। सो हमें 18 बिलियन और वो जो इतने बड़े बड़े अमाउंट्स हैं जिनका होल है, जिनका सुराख है, वो सारे का सारा IMF से ना लेना पड़े। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें से 6 बिलियन की रिलीफ मिली है। 3 बिलियन जो है वो एडवांस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे रिस्टोर होगा, 3 बिलियन जो है वो डिफर्ड पेमेंट्स पे है। ठीक है, लेकिन तीसरी बात, उसमें एक ऑयल रिफाइनरी भी है जो कि वो कंसिडर करेंगे, और आपने और भी चीजें देखी हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमारी 2 ट्रिप्स और हैं। देयर इज अ ट्रिप टू मलेशिया, देयर इज अ ट्रिप टू चाइना। मलेशिया तो पैसा मिलना मुश्किल है, लेकिन चाइना से उम्मीद है आपको? तो हो सकता है हमें मिले, हो सकता है ना मिले। ठीक है, बट हमें कोशिश तो करनी है ना, कोशिश तो करनी है हमने कि हम सारे ऑप्शंस जो इन्होंने खाई डाली हुई है 30,000 अरब की, उसमें तो कोई शक नहीं। फिर आपको कोई शक है कि खाई इन्होंने डाली? ओके, ठीक है, लेकिन तो तरीका जो आप निपटने का करें, उनका भी यही कोशिश कर रहे हैं, नया तरीका नहीं नजर आया। सबसे अच्छे तरीके से नया तरीका मुझे बताएं क्या हो सकता है? आपने बताना था हमें। अगर 40 साल में
इन्होंने उस खाई को यहाँ तक पहुंचाया 40 दिन में सरवाइव करने के लिए। बट हमारा नया तरीका क्या है? हमारा नया तरीका ये होगा, आप देखेंगे 1 साल के बाद कि जिनको आपने 200 मिलियन में से सिर्फ 7 लाख को आप टैक्स देते हैं, उनको आप बढ़ाएंगे। साल बाद राणा साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप भी मेरे साथ बैठे हैं, टैक्स भी बढ़ाने का तरीका उन्होंने करके देखिए, बाकी मैं जवाब दूंगी। ओके, आई विल कम टू यू शेख वकास साहब। ये खान साहब ने ये बात खुल के कही थी, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी का उन पर इल्जाम लगा था कि आप अनसर्टेनिटी कॉज कर रहे हैं IMF पे, तो ही सेड कि इन दी एंड जाना IMF पर ही है। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि जहां जहां से पैसे ले सकते हैं दोस्त ममालिक से, उनसे ले लें ताकि टर्म्स एंड कंडीशंस इजी हो जाएं। आपके ख्याल से इसमें कामयाब हो जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से? देखिए, ये जो $6 बिलियन का जो कल वो हुआ है मामला, और फिर चाइना आपको $2-4 बिलियन दे देगा। मलेशिया के तो आपको पता है ना, मलेशिया ने खुद अपने कई $1 बिलियन के प्रोजेक्ट जो है वो चाइना के साथ ऑफ किए हैं। और उनके मौजूदा जो लीडर हैं उन्होंने चाइनीज का उनका जो आर्टिकल अगर आपने पढ़ा हो तो उन्होंने कहा था कि हम इसको मलेशिया को चाइना की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। ठीक है, सो वो तो उससे आगे ही ऑलरेडी उनके काफी सारे प्रेशर में। तो आई डोंट नो मलेशिया के साथ इनके क्या मामला, चाइना माइट बी एबल टू हेल्प देम। चाइना ऑलरेडी, क्योंकि चाइना के स्टेक सब बहुत ज्यादा है ना इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर सीपैक के अलावा भी बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और चाइना वैसे भी ट्रेडिशनली भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी हवाले से डिस्टेबलाइज हो। तो चलें, ठीक हो गया। उससे इनकी अजियत में तो कमी हो सकती है, मुश्किलात में नहीं हो सकती है। IMF की कंडीशनैलिटीज़ जो है, IMF के जो वाइब्स हैं और जो उनके सिग्नल्स आ रहे हैं, अमेरिका भी बीच में शामिल हो गया है, उनके अपने एजेंडाज हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो उनके जो, जैसे कल पोम्पेओ ने कहा कि जो टारगेट्स हमने दिए हैं, लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो हदफ हमने पाकिस्तान को दिए हैं वो हमें उम्मीद है कि पूरे करेंगे। और उसी दौरान IMF की डिस्कशंस भी हुई। तो अब इसमें इस जो पाकिस्तान का जो कर्जा और मईशत है वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया, जिसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स और भी आ गए जो अपने अपने एजेंडाज पाकिस्तान की मईशत के सर पे हल करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अजियत कम हो सकती है, मुश्किलात में कमी कोई नहीं होगी, मगर वो एक बात है, उसमें से गुजरना है, सब ने गुजरना है। प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से, और वो किसी को PTI वालों को इसको महसूस नहीं करना चाहिए, नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, वो ये है कि जिस वक्त आप गवर्नमेंट में आने से पहले, चंद दिन पहले जलसों में, मतलब आपको 1-2 महीने पहले आपने कहा हमारे पास विजिट्स हैं, ये है वो है, सारा कुछ है, हम इस इकॉनमी को बेहतर समझते हैं, हम इस मुल्क के हालात बेहतर समझते हैं, सारा कुछ, हम आएंगे तो पैसों की बारिश हो जाएगी, डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। खान साहब की एक तकरीर है, मुझे याद है, वो बारिश कोई नहीं हुई। आपकी टीम प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थी? अच्छा, अब ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आम तौर पे जब ये पिछली गवर्नमेंट का ट्रांजिशन भी हुआ था, उनके साथ भी यही हुआ था। आई वॉज एन ऑपोजिशन, आई मेड अ स्पीच एंड आई रिमेंबर आई टोल्ड पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के, यार अगर तुम्हें अंदाजा ही कोई नहीं था, पहला बजट उनका 3 महीने के बाद आ गया था, ठीक, उनका पहला बजट, और दे हैड नथिंग। और ये मैं जब पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया मुशर्रफ रिजीम के बाद, मैं ये आपको उसकी मिसाल दे रहा हूँ। और आई रिमेंबर डिलीवरिंग अ स्पीच कि भाई आप तैयार। सो ये वही सेम पैटर्न, टिपिकल पैटर्न है, कोई नया काम नहीं हुआ। एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न वही नई चीज नजर नहीं आ रही। शेख वकास साहब कह रहे हैं वी विल टॉक आफ्टर ब्रेक, और आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन से पहले PTI क्या कहती थी। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले शेख वकास साहब कह रहे थे कि कुछ ऐसे मामला भी हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी समझ लीजिए या दूसरे ममालिक के इंटरेस्ट समझ लीजिए जो जुड़ गई हैं हमारे मईशत के मामला के साथ। शेख वकास पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं इस वक्त हमारे थ्रू, ये इसी कर्जे की उसके ऊपर। देखिए इसमें 2 बातें खान साहब ने जो की, वो कह रहे हैं कि एक तो ये जिसका जिक्र भी अभी किया कि सऊदी अरब के मामलात इस वक्त ऐसे हैं जिसकी हमें शायद फायदा हो गया पाकिस्तान को। दूसरी तरफ जो चाइना और अमेरिका के आपस में मामलात हैं वो भी शायद हमें मदद करे। चाइना विल प्रोबेबली नॉट वांट अस टू गो टू IMF। चलिए जी, मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे किसी भी वजह से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है, हमें उसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। ठीक, मैं ये समझता हूँ IMF में इस हुकूमत से आने वाली पहली सारी हुकूमतें IMF में गई,
उन्होंने कर्जे भी लिए हैं, कर्जे वापस भी किए, फिर कर्जे लिए, एक इदारे से नहीं, 2 इदारों से, 3 से, इंटरनेशनल फोरम से लिए। इन पे IMF का जो ज़्यादा नुक्ताचीनी है उसकी ये वजह नहीं है कि ये IMF में जा रहे हैं, उसकी ये वजह है कि इन्होंने पिछली हुकूमत के IMF को टेक्निकली इतना जलील किया उस वक्त, और अपने इनकी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन लेवल था वो इतना हाई किया, ये उसकी इनको भुगत नहीं पड़ रही है IMF की। वरना IMF के पास जाना आपकी जरूरत है। राइट। सो आप जब उसको अपनी आप जब उसको अपनी सुइसाइड के साथ मंसूब करते हैं ना, फिर आपकी ऑपोजिट पॉलिटिकल फोर्सेस को आपके अल्फाज के साथ खेलने का मौका मिलता है। ये नहीं है कि वो ये अभी इनको चंद महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा। राइट। आई विल कम टू यू राना साहब। और जो अभी शेख वकास साहब ने जिक्र किया, कुछ हम आपको याद दहानी भी कराते चले। इमरान खान साहब क्या कहते थे इलेक्शन से पहले, लेट्स वॉच हिम। शुरू में तो हमें डील करना पड़ेगा ये कर्जों से। इसके लिए हमने 2-3 लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, देखिए डेट मैनेजमेंट एक साइंस है। आपने इतना बड़ा कर्जा वापस करना है, इमीडिएटली आप आएंगे हुकूमत में, कैसे करेंगे? IMF के पास जाएंगे आप? हो सकता है पाकिस्तान शॉर्ट टर्म जाए, हो सकता है ना जाए। असद उमर साहब ने इंडिकेशन दिए कि शायद जाना पड़े। देखिए आप अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता और इसी तरह एक्सपोर्ट्स हैं 50 अरब पे पहुंच गई हैं, इंपोर्ट्स 20 अरब से कम हो गई हैं, ये 30 अरब का इतना बड़ा खसारा है। इसको शॉर्ट टर्म में कैसे पूरा करेंगे? प्लस डेट सर्विस करनी है, प्लस पहली डेट सर्विसिंग करनी है। राना साहब, इलेक्शन से पहले भी खान साहब ने बहुत जगह कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर लगा कि शायद रियलिटी चेक होने भी लगा था। यहाँ वो कह रहे हैं कि जाना पड़ सकता है IMF पर। देखिए, या तो खान साहब को फैक्ट्स का और दुनिया की इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है दुनिया में उसकी हकीकत का अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो गैलरी से प्ले कर रहे हैं। वो आवाम को 2-3 आइटम्स पे बेवकूफ़ बनाते हैं, एक कर्जे के ऊपर, एक करप्शन के ऊपर, और वो उनका एक पॉलिटिकल प्लॉय है और एक ये पॉलिटिकली उसको यूज़ करते हैं। वरना जैसे शेख साहब ने कहा कि IMF जो है वो भी हर मुल्क का उसके अंदर हिस्सा है, और चाइना सिंसियरली, चाइना स्ट्रांग है, IMF के अंदर वोटिंग पावर है उसके पास, चाइना आपकी हेल्प कर रहा है। बिकॉज आपको जो IMF से कर्जा मिलता है बड़ी विजिबल कंडीशंस पे मिलता है। जो IMF की कंडीशनैलिटीज मुल्क के लिए स्पेसिफिक होती हैं, वो ये हमने देखे, हम पहली हुकूमत थे जिन्होंने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया, उनकी कंडीशनैलिटी सारी मीट की, और फिर हम ऐसी आवाजें हैं दुनिया से आई। लेकिन as you said, शेख साहब सेड कि मामला IMF जाने का नहीं था, मामला पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का था। आप वजीर मुमलिकत खजाना के रह चुके हैं राना साहब, जो बार बार खान साहब कहते हैं कि ये यूटिलाइज नहीं हुआ, कर्जा लिया, मसला कर्जा लेने का नहीं है, कर्जा तो वो खुद भी ले रहे हैं, कर्जा इस्तेमाल सही नहीं किया गया। इसमें कोई ऑडिट हुआ है? हाँ, ये बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन होगी इनसाइड। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इनको यही नहीं पता कि पैसे खर्च कैसे होते हैं। जब आपका कर्जा बाहर से आता है, वो स्टेट बैंक में जाता है, और वो वहाँ का जो अकाउंट होता है उससे वो आपकी PSDP में जाता है, और PSDP के थ्रू टेंडर्स, उसके अलावा वो पैसा खर्च ही नहीं सकता। अगर वो टेंडर्स आपके इंटरनेशनल या पेपरा रूल्स के मुताबिक नहीं लगे तो उसके ऊपर आपकी। राना साहब, आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसमें कोई तरीका ही नहीं है करप्शन होने का। उसमें जो अनोमली है, जहाँ पे करप्शन हो सकती है, वो ठेकेदार जब ले लेता है 100 रुपए का ठेका, वो अगर 5 रुपए रिश्वत देने के लिए रख लेता है तो उसमें तो कुछ हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल टेंडर्स में अगर आपका पास आपने PSDP में टेंडर किया, अगर आपने राइट, ये अभी जो हो रहा है शहबाज शरीफ पे केस, वो यही है ना, you choose a less important project। मैं देखिए ना, जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो ये तरीका तो है ना, शेख साहब भी हाईलाइट करें, अंदरीफ साहब अभी की तरीके। देखिए, आपको याद होगा, मैं एक बात कर दूं, एग्जांपल दे दूं, आपको याद होगा, बिल्कुल आपको याद होगा, पाकिस्तान ने सबमरीन्स खरीदी थी, और नेवी के बड़े सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने उसके ऊपर किकबैक लिया था। ये दुनिया भर में इस किस्म की होती हैं चीजें, लेकिन वो नाजायज हैं, वो करप्शन है, उनको पकड़े। अगर हमने लोगों के ऊपर केस बनाए थे तो हम लोगों का ऑडिट कर रहे थे, ये कहता है आप करप्शन नहीं कर रहे हैं, ये गलत बयानी करता है, हम भी तो ऑडिट कर रहे थे लोगों का। हम भी ऑडिट कर रहे थे। राना साहब ये कह रहे हैं जो केसेस हैं उनके जमाने के ऑडिट हो रहा था। सही कह रहे हैं।
मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, इन्हीं की हुकूमत का 2013 में आए, ये गए IMF पे, इन्होंने कर्जा लिया, ठीक है, 6 या 7 बिलियन जो भी था। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू था वो सेक्युलर डेट था, 480 बिलियन का, इन्होंने 480 बिलियन रुपीस का। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा जी कर्जा लेके तो हम इसको सेटल कर रहे हैं। इन्होंने 480 बिलियन विच इज मोर देन हाफ IMF कर्जा, $4.8 बिलियन इन्होंने कहा जी सेटल कर दिए। वहां जो ऑडिटर जनरल था जो कि पीपल्स पार्टी के जमाने का था, बुलंद अख्तर साहब, उन्होंने कहा कि जी पैसे कहां गए। ऑडिटर ने कहा कि 480 बिलियन जो कि 70% कर्जा था, उस पे केस हुआ, सेनेट की कमेटी में बुलाया गया, पूछा गया कि जी पैसे कहां गए। उन्होंने कहा, ऑडिटर जनरल ने कहा प्री ऑडिट नहीं हुआ, और इसके 60 बिलियन कहां गए, बगैर ऑथराइजेशन के ले गए। तो जब आप कर्जा लें और आप कहें कि जी हमने सेक्युलर, और अब सेक्युलर डेट कितना है 1.2 ट्रिलियन, तो वो 480 बिलियन गया कहां? ओके, तो वो गया जी फ्लैट्स में, मेफेयर के। तो जब ये हो कर्जा वहां जाए, ये फैक्ट ये जोक ऑफ द डे है कि ये 480 बिलियन वाले ठीक है। नहीं, ये तो था, ये जोक ऑफ द डे है। ये आप असेंबलियों में थे, आपको पता है कि ये केस आया। मैं आपको बताता हूँ, वो 480 बिलियन का डेट पे किया गया, बहुत से रिसीवेबल्स थे, बहुत सी ऐसी पार्टीज थी वो सर पे खड़ी थी जो कि अपनी रिफाइनरी चलाने को तैयार नहीं थी। वो कहते थे पैसे दोगे तो फिर हम सप्लाई करेंगे और फिर आपकी बिजली पैदा होगी और फिर आपको पैसे दिए गए थे। पैसे दिए गए थे, तो आपके बाद 600 बिलियन हो गया। अगर वो नहीं दिए, ऑडिट नहीं हुआ था, नहीं बढ़ ही नहीं सकता ऐसा। अगर आपने 10 साल में 1.2 बिलियन किया ना, 400 में 600 ऐड किया तो 1.2 बिलियन हुआ। इस पे केस हो गया। Right, because he was the in charge minister. Later on, he can. Okay, जी राणा साहब, आपको हंसी आ रही है इस बात पे? देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो 480 अरब रुपए की, 80 बिलियन तो एग्जैक्ट 480, 82, 84 जितने भी थे, उनकी साइंड रिसीट थी कि इन लोगों के पैसे हमने देने हैं, और उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सूद लगता था, उसके ऊपर डिलेड की पेमेंट के ऊपर फाइन था। तो इसहाक डार साहब ने पता नहीं किस किस इदारे से कहां से वो पैसे निकाले, 480 इकट्ठा किया, एंड ही सेड ऑथराइजेशन के दिए, आई वांट टू हैव अ क्लीन स्टार्ट। आईटी का यूनिवर्सल फंड ब्रेक किया गया, उन लोगों को पे कर दिया, और वो पे होके उन लोगों ने रिसीव कर दिया। उसमें जो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो उसमें ऑब्जेक्शन आया कि प्री ऑडिट नहीं हुआ। तो जब एक पेमेंट ऑलरेडी अप्रूव थी और वो प्री ऑडिट एक अनोमली थी और उसकी जस्टिफिकेशन सिर्फ इतनी थी कि यू वांटेड टू सेव ऑन अनोमली इतनी बड़ी 480 बिलियन की कि जी हमने बगैर ऑडिट, आपने उसमें केस क्यों नहीं किया? आप उसमें मुकदमा करें। लेकिन वो केस तो जो है वो प्रेजेंट हुआ, जितने ऑडिट ऑब्जेक्शंस होते हैं, जितने ऑडिट ऑब्जेक्शंस टू प्रूव के वो पैसे, आप बात सुन लेना जी, आपने जोक ऑफ द डे इस पे तो नहीं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं ऑडिट कराऊंगा कि ये पैसा किधर गया। इन्होंने आज जोक कराने लगा, जोक ऑफ द डे सुनाया है कि वो पैसे शायद एवनफील्ड अपार्टमेंट में चले गए। ये एक लतीफा है। तो वो अगर ऑडिट ऑब्जेक्शन इन्हीं को कहते हैं कि आपने तो पहले क्यों नहीं करवाया? बता दें, एक आप टूटी हुई रसीद तो दे नहीं सके 3 सालों में। ओके, लेकिन अगर बता देते आपके एवनफील्ड के पैसे कहां से आए हैं तो शायद वो आज मुझे लगता है कहीं से भी आए होंगे। यहाँ मुझे लगता है कि आपको श्री वकास साहब भी कह रहे हैं इधर से नहीं आए। नहीं तो सरकारी पैसा कैसे खर्च होता है आपको मैं कुछ पता नहीं है। चले, शी इज नॉट विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अल्लाह करे फाइनेंस